कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आपका जो मैंने कल के वीडियो में जो बताया है, कल के क्या वो वीडियो आज का ही है, क्योंकि वाला वीडियो क्या थोड़ा सा जल्दी में शूट कर रहा हूँ। ये वाला वीडियो आप मान के चलो कि रात में, अभी टाइम हो रहा है 2 बज रही है, 2 बजे का ये वीडियो है। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये अभी 2 बज रही है और ये 2 बजे का वीडियो है। और मैं 2 बजे की वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि सुबह सुबह क्या वो पीछे मकान का काम चल रहा है, उसमें आवाज़ें भी आती थी, इसीलिए पहले क्या पर आवाज़ नहीं आती तो सही से आवाज़, मेरी आवाज़ भी आपको क्लियर आएगी भाई, खट 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 चलता ही रहता था, इसलिए ये वीडियो का थोड़ा जल्दी शूट कर रहे हैं। तो अपन पहले कोई रिवीजन कर लेते, क्योंकि आज अपन जो पढ़ रहे हैं इलेक्टोरेट, इसको पढ़ने के लिए अपन को पहले का थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा। तो रिकॉल अपन पहले करते हैं कि 1698 में 1895 में सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग करी थी, बाल गंगाधर तिलक ने करी थी। 1922 में जो है महात्मा गांधी ने करी। 1928 में जो है अपने इन्होंने करी, नेहरू समिति ने मांग इन, और उसके बाद मानवेंद्र नाथ राव एम.एन. रॉय ने मांग करी। इन 3 जने जो ये अपने गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी और अपने नेहरू समिति, इन तीनों ने मांग करी थी, इनडायरेक्टली तरीके से करी थी। इन तीनों ने अपना कोई वो नहीं रखा था पॉइंट कि भाई हमें ये चाहिए ही चाहिए। एम एन रॉय को भी फादर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया माना जाता है। ये जो है अपने सपोर्टर थे न्यू ह्यूमनिज्म, रेडिकल ह्यूमनिज्म के। इसके बाद आते हैं अपने मानवेंद्र नाथ राव के बाद में मांग करी कांग्रेस पार्टी ने देखा कि 4 जने इंडिविजुअली तरीके से मांग कर रहे हैं, तो अब कांग्रेस को भी अपना हित रखना चाहिए। कांग्रेस ने फिर डायरेक्टली तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी। उसके बाद आता है अपने जवाहरलाल नेहरू ने मांग करी कि भाई इलेक्ट होना चाहिए डायरेक्टली तरीके से, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से। 1940 में आता है अगस्त मिशन ने ये बोला कि भाई तुमने 4 जितने कांग्रेस पार्टी बाल गंगाधर तिलक से लेके जवाहरलाल नेहरू तक, जब आपने ही सही से अभी तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग नहीं करी तो हम क्यों करें। इसलिए हम भी नहीं प्रस्ताव, हमने भी आगे से ओके नहीं बोलेंगे कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूंट आओ और आप अपना संविधान बनाओ। तो 1940 में भी अगस्त ऑफर में भी कोई सीधी तरीके से मांग नहीं हुई थी। इसके बाद अपना क्रिप्स मिशन 1942 में क्रिप्स मिशन आया। इसमें प्रोविज़न रखा कि भाई ये इलेक्ट होना चाहिए डायरेक्ट तरीके से, और इसमें जो इलेक्शन होना चाहिए वो इलेक्शन कौन होगा, इनडायरेक्ट तरीके से होना चाहिए। और इलेक्शन कौन करेगा, मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के। इनडायरेक्ट तरीके से होगा, वो मैंने गलती से डायरेक्ट बोल दिया, बाकी इनडायरेक्ट तरीके से ही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग करी थी वो गठन होगा, इलेक्ट होगी इनडायरेक्टली तरीके से। और इसमें जो इलेक्शन होगा कौन करेगा, मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। और इसमें जो मैनर होगा इलेक्शन का वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स होगा। इसके बाद अपना कैबिनेट मिशन जब आया 1946 में, तो इसमें 3 मिनिस्टर इंडिया है, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और अपने सर पैट्रिक लॉरेंस, जो कि सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे वहाँ पे। या इन्होंने भाई प्रोविज़न रखा कि हाँ भाई ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग इलेक्ट होनी चाहिए, और इसमें जो है इलेक्शन जो इसका होना चाहिए वो जुलाई अगस्त 1946 को होना चाहिए। इसमें चुने गए टोटल मेंबर 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 296 जो थे अपने ब्रिटिश के, 296 296 जो थे अपने ब्रिटिश इंडिया के थे, और 93 जो थे प्रिंस स्टेट के थे। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया में 292 ब्रिटिश प्रोविंस के थे, और 4 इलेक्शन को हाई कमीशन के थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान के। ये हुआ। अब इसमें जो इलेक्शन का जो मैनर है, इलेक्टोरेट अपन चालू करते थे, इसमें इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो इलेक्ट हुई थी, इलेक्शन इनडायरेक्टली तरीके से हुआ था। और इलेक्शन में कौन सा क्या हुआ था, कौन इलेक्ट करेगा, मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में ये वही इलेक्ट करेंगे। इनको आज के टाइम पे बोला जाता है मेंबर ऑफ लोअर हाउस को एमएलए। पहले भी एमएलए होते थे, क्योंकि आज भी विधान परिषद विधानमंडल है, तो पहले भी विधान परिषद विधानमंडल थी, लेकिन उस टाइम पे एमएलए नहीं बोलते थे, उस टाइम पे मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर बोलते थे। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कराया गया था। 3 कैटेगरीज में क्यों करा था, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी अलग, सिख कम्युनिटी अलग, और अपने जनरल में जैसे हिंदू,
पारसी वारसी क्रिश्चियन ये सब आ जाते हैं जनरल कैटेगरी में। तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करा। तो सबसे पहले जो अपने मुस्लिम कैटेगरी थे, इनके जो 78 मेंबर जो नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से 3 मेंबर जो है इलेक्ट हुए थे कांग्रेस पार्टी में। ये 3 मेंबर इलेक्ट हुए थे। सिख के 4 मेंबर नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से 3 इलेक्ट हुए थे। जनरल के 210 मेंबर थे, जिसमें से 199 मेंबर इलेक्ट हुए थे। हाई कमीशन से भी तीन जने इलेक्ट हुए थे। दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा और कुर्ग से 3 जने इलेक्ट हुए थे। 3 जने इलेक्ट हुए, तो टोटल मेंबर जो इलेक्ट हुए हैं वो तो थे 208 मेंबर। कितने मेंबर थे? 208। और आप इसको इसको और इसको प्लस करेंगे तो कितने आ जाते हैं? ये जो मेंबर है, ये वाले, सॉरी ये नहीं, ये जो मेंबर है ब्रिटिश प्रोविंस के हैं। इन तीनों को प्लस करके क्या आएगा? 292 ही आएगा। तो ब्रिटिश प्रोविंस से मुस्लिम, सिख और जनरल के कितने कितने मेंबर नॉमिनेट हुए थे और कितने इलेक्ट हुए? तो इलेक्ट होने के बाद टोटल 208 मेंबर इलेक्ट करे थे कांग्रेस ने। हाई कमीशन से 3, ये भी प्लस करेंगे तो 3 और 199 को प्लस करेंगे तो 208 आ जाएगा। तो इतने मेंबर इलेक्ट हुए थे। 73। अब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जब ये प्रावधान आया कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रही, पूरा पूरा बन के जब पूरा ये आ गया, तो इसमें मुस्लिम लीग ने देखा कि भाई हमारे तो टोटल कितने मेंबर? 296 मेंबर, 398 मेंबर, सॉरी 398 मेंबर टोटल। और मुस्लिम लीग के कितने? ओनली 73 मेंबर। तो इन्होंने देखा कि भाई 398 मेंबर्स और 73 मेंबर्स, कितना डिफरेंस है। तो मुस्लिम लीग की बात तो कहीं रखी नहीं जाएगी, कोई सुनेगा ही नहीं मुस्लिम्स को। इस चीज़ को लेके मुस्लिम लीग ने विरोध कर दिया, दंगे भड़काने लगे। इन्होंने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के ठीक एक दिन बाद इन्होंने डायरेक्ट एक्शन जो डे चालू करे, डायरेक्ट एक्शन में आ गए। डायरेक्ट एक्शन का मतलब कि हमारी मांग मान नहीं रहे तो हम दंगे करेंगे अब। तो इन्होंने हर जगह दंगे भड़काने लग गए, कि जहाँ पे भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे हिंदुओं को मारना पीटना इन्होंने चालू कर दिया। अब इन्होंने मारना पीटना चालू कर दिया, तो उस चीज़ में क्या हुआ कि भाई जैसे ही इन्होंने मारना पीटना चालू करा, तो इन्होंने देखा कि भाई ब्रिटिश सरकार ने, अब ब्रिटिशर से ये चीज़ संभल नहीं रही थी। तो इन्होंने बोला कि भाई अब हमसे, ब्रिटिशर्स ने बोला हमसे तो ये चीज़ संभल नहीं रही, तो इस चीज़ को सही करने के लिए भाई इंडिया से ही आओ, दो कोई भी आओ और ये चीज़ संभालो, हमारी गद्दी अब आप संभालो, क्योंकि हम ज़्यादा देर तक इंडिया में नहीं रुकेंगे। या तो क्योंकि उस पहले के टाइम पे क्या था, जब कांग्रेस पार्टी ने मांग करी थी, जब क्या कैबिनेट मिशन आया था, तो मुस्लिम लीग बोल रही थी बंटवारा करो और अंग्रेजों जाओ। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बंटवारा नहीं होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए, और बिना बंटवारे के ही आप यहाँ पे संविधान बनाओ और यहाँ से जाओ। लेकिन जब इन्होंने, मुस्लिम लीग ने देखा, मुस्लिम कम्युनिटी देखा कि 73 मेंबर ही है बस मुस्लिम लीग की कांग्रेस में, तो इनके अंदर आक्रोश और ज़्यादा बढ़ गया कि नहीं 73 मेंबर तो हमारे तो बहुत कम है। इस चीज़ को लेके इन्होंने दंगे भड़काने चालू कर दिए। अब ये चीज़ देख के मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने इस चीज़ में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं करा, और जयप्रकाश नारायण तेज बहादुर सप्रू ने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो इनकी पोस्ट थी उससे इन्होंने रिजाइन कर दिया। रिजाइन जैसे ही करा, अब 15 वुमेन भी थी जो कि इलेक्ट हुई थी कांग्रेस में, जिसमें जो मेन 15 वुमेन्स के नाम आप याद करोगे, एनी मस्करीन, और भी कई सारी जो महिलाएं थी उनका नाम याद करोगे तो नाम याद होंगे नहीं, इसलिए मेन जो नाम है वो अपन याद कर लेते हैं। पहली दलित जो महिला थी जो कि इलेक्ट हुई थी कांग्रेस में, उनका नाम था दाक्षायणी वेलायुधु। दूसरा में पहली गवर्नर जो कि इलेक्ट हुई थी कांग्रेस में, गवर्नर बनी थी जो कि कांग्रेस की तरफ से थी, वो थी सरोजनी नायडू। पहले चीफ मिनिस्टर जो थी वो सुचिता कृपलानी, और यूएन जनरल असेंबली की जो चेयरमैन थी पहली जो कि कांग्रेस की तरफ से थी, वो थी विजय लक्ष्मी पंडित। एनी मस्करीन को प्रिंसली स्टेट की तरफ से भेजा गया था कांग्रेस पार्टी में कि यहाँ से, क्योंकि प्रिंसली स्टेट भी अपना एक नॉमिनेटेड मेंबर तो खड़ा करेगा, तो एनी मस्करीन उसी नॉमिनेटेड मेंबर्स का एक हिस्सा है जो कि प्रिंसली स्टेट से भेजा गई थी। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूंट बनाने के लिए भाई ये सारी चीज़ हो गई,
तो अब कॉन्स्टिट्यूंट बनना चाहिए कि पहली सिटिंग के भाई प्रेसिडेंट कौन होगा, कौन वाइस प्रेसिडेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ये भी तो भाई मेन चीज़ है कि वहाँ पे बैठेगा कौन, हम सुनवाई कौन करेगा, कौन क्या होगा। तो इस चीज़ को देखते हुए 9 दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। टेम्पररी प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया? क्योंकि ये जो थे सीनियर मोस्ट मेंबर थे कांग्रेस, उस टाइम के सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो इसलिए सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया पहली सिटिंग में। और ये क्या थे? सीनियर मोस्ट मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी सिटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। दूसरी सिटिंग में भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिया, तब वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया उस चीज़ पे? तो वाइस प्रेसिडेंट बनाया एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम भी करना अपन को, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना भी है, लिखना भी है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले कि भाई किस किस के पास में एक्सपीरियंस है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, तो उस चीज़ में बात निकल के आती है कि सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का वो था बी.एन. राव को। क्योंकि बी.एन. राव ही एकमात्र ऐसे आदमी थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था बर्मा का, और यही एक ऐसे बंदे हैं जिन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार करा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो कौन थे? बी.एन. राव। अब भाई वाइस प्रेसिडेंट तो बन गए, लेकिन आगे चल के इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि भाई एक और वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो एक और वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए, तो एक और वाइस प्रेसिडेंट बनाया वी.टी. कृष्णमाचारी को। वी.टी. कृष्णमाचारी को जब दूसरे जो वाइस प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बनाया, तो वी.टी. कृष्णमाचारी जो है अपने जयपुर से ही बिलोंग करते थे। तो जयपुर में के जो राजा थे उन्होंने उनको जयपुर का प्राइम मिनिस्टर बना रखा था। वी.टी. कृष्णमाचारी सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ के सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बने, और यहाँ के जयपुर के ये प्राइम मिनिस्टर थे। अब तीसरी सिटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट करा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने प्रेजेंट करा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है, ये अगर मैं अभी यहाँ पे बताने लग गया तो ये वीडियो क्या और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को यहाँ ज़्यादा बड़ा करते हैं नहीं, बोर्ड में इतनी ज़्यादा जगह भी नहीं है, इसलिए ये वीडियो अपन यहीं पर ही एंड करेंगे। एक बार वापस से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करें, सबसे पहले मांग करी बाल गंगाधर तिलक ने, फिर महात्मा गांधी ने, फिर नेहरू समिति ने, फिर मानवेंद्र नाथ राव एम.एन. रॉय को फादर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं। ये सपोर्टर थे नियो ह्यूमैनिज्म के एंड रेडिकल ह्यूमैनिज्म के सपोर्टर थे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और इसमें इलेक्शन होना चाहिए, डायरेक्टली होना चाहिए बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से। इसके बाद में अपने मांग करी, अगस्त ऑफर 1940 को आया, जिसमें भी सीधी तरीके से मांग नहीं करी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर हो गया था। वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कि भाई अंग्रेजों ने बोला कि भाई ये युद्ध खत्म होने के बाद में हम आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का इंडियन मेंबर्स को बुलाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ ये इन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि इंडियंस भी जाके अपना सहयोग दे वर्ल्ड वॉर में। 1942 में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन इंडिया आया। क्रिप्स मिशन में रिकमेंडेशन थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जो कि इलेक्ट होनी चाहिए, इनडायरेक्टली इलेक्ट होनी चाहिए, और लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोलते हैं डायरेक्टली इलेक्ट होनी चाहिए। और इसमें जो इलेक्शन होगा इनडायरेक्टली होगा, और इलेक्शन कौन करेगा? इनडायरेक्टली होगा तो मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, और मैनर ऑफ इलेक्शन का प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होगा। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया, जिसमें 3 मंत्री इंडिया है, स्टेफर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, सर पैट्रिक लॉरेंस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, वहाँ के इंडिया के सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया थे, और सर पैट्रिक लॉरेंस ने ही इलेक्शन करवाया, कैबिनेट मिशन ने इलेक्शन करवाया जुलाई अगस्त 1946 को।
इसके बाद में इलेक्टोरेट में कि भाई जो इलेक्शन कमीशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हुई है, इलेक्ट कौन करेगा, मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इनडायरेक्टली होगा। इसमें जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम में 3 पार्ट में डिवाइड करा, मुस्लिम सिख एंड जनरल। मुस्लिम की नॉमिनेटेड 78 मेंबर, इलेक्ट हुए 3, सिख के 4 मेंबर नॉमिनेटेड, इलेक्ट हुए 3, और जनरल के 210 मेंबर, इसमें इलेक्ट हुए 299। टोटल मेंबर इलेक्ट हुए थे 208, और 73 मेंबर थे किसके, मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग के 73 मेंबर थे। हाई कमीशन से 3 मेंबर इलेक्ट हुए थे। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ने पार्टिसिपेट नहीं करा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तेज बहादुर सप्रू, जयप्रकाश नारायण ने रिजाइन कर दिया यहाँ से। 15 वुमेन इलेक्ट हुई थी, जिसमें कि पहली जो है दलित महिला थी दक्षिणी वेलायुधन, पहली गवर्नर थी सरोजिनी नायडू, पहली चीफ मिनिस्टर थी सुचिता कृपलानी, एंड जो पहली यूएन असेंबली की जो चेयरमैन थी वो थी पंडित, क्या नाम था इनका, विजय लक्ष्मी पंडित। एंड एनी मस्करिंग जो है भेजी गई थी कहाँ से, प्रिंसली स्टेट से। 3 सीटिंग हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को पहली हुई, जिसमें सत्येंद्र सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर थे। दूसरी सीटिंग हुई 11 दिसंबर 1946 को। दूसरी सीटिंग में जो पहले परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, वाइस प्रेसिडेंट एस.सी. मुखर्जी को, पी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, क्योंकि इन्होंने बर्मा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और इन्होंने ही ड्राफ्ट तैयार करा था कहाँ का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया का ड्राफ्ट तैयार करा था कॉन्स्टिट्यूशन का। तीसरी सीटिंग हुई 13 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट करा था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से अपन बात करेंगे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अपन मिलते हैं अब कल। और आज की वीडियो रात में शूट हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि डेली ही रात में होगी। वो आवाज़ जैसे जैसे कम होने लग जाएगी पीछे की, वैसे अपन सुबह शिफ्ट कर देंगे। आज की वीडियो तो रात में हुई है इसलिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय, ओके, गुड नाइट।